हेलो। एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? रियाज, क्या मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर? अनम्यूट करके बताना, या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ओके ओके, आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो। कोई बात नहीं, बाकी स्टूडेंट धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके। और अगर बीच में अगर लॉग आउट हो जाए, मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है, तो मुझको फौरन इन्फॉर्म कर देना। ग्रुप पे मैसेज करो या मुझको टेक्स्ट कर दो। ठीक है। ओके। अब देखो, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मैगजीन्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। आज हम सितंबर वाला मंथली हम कवर करेंगे, पहला पार्ट। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ। रियाज, एक बार ऑडियो ऑन करके मेरे को बताना, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन विजिबल है? अनम्यूट करना पहले, फिर बताना। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो। तो देखो, ये है हमारा सितंबर 2022। यहाँ पर मतलब सिंपल सा है ये वाला भी मंथली। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट सेक्शन है हमारा पॉलिटियन गवर्नेंस। जो 1.1 है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स। तो कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं इसमें, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स में। पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। सेकंड वाला जो आर्टिकल है 1.2, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1.2 इट इज अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स। एक्चुअली एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी इसको हम कहते हैं। और इसने क्या किया, एक रिपोर्ट रिलीज किया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ओके, ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, एनसीआरबी। एनसीआरबी के बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें याद रखो। जैसा फॉर एग्जांपल, एनसीआरबी इट वाज सेट अप इन 1986 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर ये कुछ प्रोजेक्ट भी चलाती है। जैसा इट वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। सीसीटीएनएस पोर्टल ये चलाती है। जितने भी क्राइम्स होते हैं उसको डिजिटली अपडेट किया जाता है। ओके। इसका एक रिपोर्ट भी आता है, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, हर साल आता है। ओके, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स मिले कि जैसा फॉर एग्जांपल, इंडिया में 8 out of every 10 प्रिजनर इन इंडियन जेल्स आर अवेटिंग ट्रायल। ओके। ऐसे 10 में से 8 लोग के अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो गई। ओके। तो मतलब उनको अंडर ट्रायल करते हैं, जिनकी अभी ट्रायल्स अगर अभी चल रही है, अभी मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। तो लगभग देखो 80% हमारे पास क्या है, ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं। इसी तरीके से कुछ और स्टैटिस्टिक्स है। जैसे हमारे प्रिजन है, ये ओवर ऑक्यूपाइड है। अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है कोई प्रिजन की, तो वहां पर 130 लोग रह रहे हैं। इसको हम इसको परसेंटेज में 130% ऐसा कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से देखो, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले कमिटी भी बिठाई थी। वो कमिटी का नाम याद रखो, प्रिजन रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने कमिटी बिठाई थी। और वो कमेटी का नाम है अमी तवा राय कमेटी। अमी तवा राय कमेटी। ठीक है, ये वाली कमेटी। इसके बाद देखो, ये आर्टिकल में इतना ही था। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कुछ खास है नहीं इसमें। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि आपके जो पार्टी के अंदर जो फंक्शनरीज हैं, जैसा प्रेसिडेंट रहता, चेयरमैन, ट्रेजरर, स्पोक्स पर्सन, सेक्रेटरी, तो इनके लिए भी इलेक्शन किए जाए। ना कि ऐसे हेरिडेटरी या नॉमिनेट कर रहे हैं।
बल्कि इनके लिए भी आप इलेक्शन करवाओ। इसको कहते हैं इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। ओके। तो यहाँ पर देखो कुछ कमिटीज के नाम है। ये वो कमिटीज हैं जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए काम किया। इनके नाम हमको पता रहना चाहिए, जैसा दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी फेमस है, इसने क्या बोला था? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। ओके। देन ताराकुंडे कमेटी, ये कोई बता सकता है किसने बनाई थी, किसके पीरियड में आई थी ताराकुंडे कमेटी? एनीबडी? ओके। तो ये जो तारकुंडे कमेटी थी, ये बनाई गई थी बाय जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के टाइम में इसको बनाया गया था, टू टू एक्सप्लोर फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए। ठीक है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, इट इज अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम सीएसआर कहते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। जैसा हर हर कंपनी को, जो कंपनी क्राइटेरिया में बैठती है, उसको क्या है, सीएसआर मतलब सोशल वेलफेयर पे कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट स्पेंड करना रहता है। ठीक है। तो इसका स्टैटिक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीएसआर कौन सी कंपनी के लिए रहता है? तो इसमें देखो, ऐसे कंपनी जिनका नेटवर्थ, जिनकी मतलब नेटवर्थ या फिर असेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर जिनका 1000 करोड़ है, या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़, और तीन क्राइटेरिया, तीनों में से फुलफिल होता है, तो ऐसे कंपनियों को क्या करना है? ऐसे कंपनियों को में सीएसआर इनके लिए कंपलसरी है। और उसके अमाउंट कितना रहेगा? एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा और उसका 2% आपको स्पेंड करना है सोशल वेलफेयर पर, सोशल एक्टिविटीज पर आपको स्पेंड करना है। तो कंपनीज जनरली क्या करते हैं, स्कूल बनाते हैं, या फिर गांव के लिए कुछ कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई कैंपेनिंग करते हैं। तो ये सारे अंडर सीएसआर में होते हैं। और एक चीज याद रखो, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज सीएसआर प्रोविजन लीगली मैंडेटरी। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें सेक्शन 130 प्रोविजन। ठीक है। इंडिया है जिसने स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया है सीएसआर के लिए। सारी मेरी, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। कि मुझको भी समझ में आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में मेंशन आया था। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेयरिंग्स रहेंगे उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहते हैं, कोई केसेस हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब डिसीजन लेना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है। ठीक है। तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, तो ये जो बेंच रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इनमें मिनिमम 5 लोग तो भी रहते हैं। मतलब 5 जजेस रहेंगे, या 7 जजेस, या 9, ऐसा मतलब उससे ज्यादा ही रहते हैं, कम नहीं रहते हैं। ठीक है, मिनिमम 5 जजेस। तो इसका जो प्रोविजन है, कितने जजेस रहना चाहिए, ये प्रोविजन आर्टिकल 145 में दिया गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके मैं नाम बताता हूँ, वो आप याद रखना। जैसा आर्टिकल 131 है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। देन आर्टिकल 136 है, ये शायद अपील बाय स्पेशल लीव वगैरह ऐसा कुछ है। देन 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ओके। तो ये जो 3-4 आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
इसको याद रखो सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में। देन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उतना खास है नहीं। अब इंडिया सऊदी अरेबिया, ये वाला आर्टिकल, तो इसमें देखो दोनों के रिलेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन आया है। ठीक है, जब भी कोई मैप आए तो उसको देखा करो एक बार गौर से कि कोई इंपॉर्टेंट लोकेशंस वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आर्टिकल में इंडिया और सऊदी ने अरेंज देयर फर्स्ट ईयर बायलैटरल नवाल एक्सरसाइज अल मुहिद अल हिंद, ये इसका नाम था 2021 में। देन सऊदी ने और क्या किया था, हज कोटा इंडिया का बढ़ाया था बाय अराउंड 25,000 से, और अब कितने हज कोटा इंडिया का 2 लाख। ओके, इसी तरीके से और कोई है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, हाँ कुछ इश्यूज भी हैं दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल एक इशू ये है कि इंडिया सऊदी से ऑयल खरीदी करता है। सऊदी इज अ पार्ट ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये क्या करते हैं ओपेक कंट्रीज, जो एशिया के कंट्रीज हैं जो ऑयल उनसे खरीदी कर रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, उसको कहते हैं एशियन प्रीमियम, एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, जब ये एशियन कंट्रीज को ऑयल बेचते हैं तो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज को जो बेचते हैं ये नहीं लगाते, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। ओके, इंडिया ये बोल रहा है कि इसको हटा दो। ठीक है, एशियन प्रीमियम ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो हमको पता रहना चाहिए एशियन प्रीमियम किससे रिलेटेड है। देन इंडिया बांग्लादेश, अब यहाँ पर देखो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। रिवर वाटर दोनों कंट्री के बीच में हॉट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे डिस्प्यूट भी चले, जैसा अभी रिसेंट वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया बांग्लादेश में वाटर शेयरिंग से रिलेटेड, ये तिस्ता के लिए चल रहा है, तिस्ता रिवर। ओके, अभी हाल में क्या हुआ, दोनों कंट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर ये मतलब बराक रिवर की मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो मैं आगे मैं आपको मैप में बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला मैप देखो, अब मैप इंपॉर्टेंट है, बराक रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी बराक रिवर मणिपुर के पास ओरिजिन होती है। ओके, ये दिस इज बराक रिवर, और ये बराक रिवर मणिपुर से ओरिजिन होगी, फिर आसाम जाएंगी, आसाम से बांग्लादेश जाएंगी। लेकिन जब ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे आती है मतलब तो दो ब्रांचेस में स्प्लिट होती है, इसके दो ब्रांचेस बनते हैं बराक रिवर के। एक को जाना जाता है कुशियारा नाम से, और दूसरा जो ब्रांच है उसको कहते हैं सुरमा। ठीक है, ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, बाद में बांग्लादेश में जाने के बाद ये फिर से मर्ज हो जाती है, और इसको हम कहते हैं मेघना, मेघना रिवर कहते हैं। ठीक है, बराक पहले स्प्लिट हो रही है सुरमा में और कुशियारा में, ये कुशियारा अभी जिसका लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया बांग्लादेश में, और फिर आगे दोनों मर्ज होते हैं, इसको हम मेघना कहते हैं। ठीक है, और ऊपर से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पहले पद्मा और जमुना मिलेंगे, उसके बाद ये जमुना और मेघना मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक रिवर दिया है, फेनी रिवर। फेनी रिवर देखो ये कहाँ से जाती है, यहाँ पर हमारा त्रिपुरा है। ओके, तो त्रिपुरा से बॉर्डर, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर से ये फेनी रिवर जाती है, और ये फेनी रिवर पे इंडिया ने ब्रिज बनाए, इंडिया और बांग्लादेश ने, इसका नाम है मैत्री सेतु। नाम याद रखो, मैत्री सेतु कौन से रिवर पे है, तो फेनी रिवर। ये लास्ट ईयर पूछा गया था ईपीएफओ में सवाल। ठीक है, तो ये मैप थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इंडिया बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अजहर आवाज मेरी क्लियर है, आई एम ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। ओके ओके गुड। अब इसके बाद देखो 2.3, इट इज अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसमें देखो अभी हुआ क्या हाल में, इसकी मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मीटिंग कहाँ पे हुई थी इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसमें हुआ क्या, वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-2023। ओके, वाराणसी को टूरिज्म कैपिटल बोल के एक साल के लिए डिक्लेयर किया गया। देन दूसरा और इंपॉर्टेंट डिसीजन,
ईरान वॉज एक्सेप्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एज अ परमानेंट मेंबर बोल के ईरान को एक्सेप्ट किया गया, ईरान को मेंबरशिप दी गई। अब यहाँ पर देखो, लेकिन अभी जो ये मेंबरशिप देने का जो प्रोसेस है ना, ये करीब इसको 2-3 साल लगेंगे पूरा फुल फ्लेज मेंबर मतलब बनने के लिए। तो अभी फिलहाल जी मेंबर्स कितने एससीओ के 8 ही हैं। ओके, ईरान ईरान ऐड हुआ है, उसके बाद देखो बेलारूस को भी ऐड किया गया है। ईरान प्लस बेलारूस, बेलारूस को भी ऐड किया गया है, पर अभी फुल मेंबर्स नहीं बने, अभी भी मेंबर्स इसके 8 ही हैं। ओके, और ये जो 8 मेंबर्स हैं, तो एक तो सेंट्रल एशिया के 4 कंट्रीज हैं, तो उसमें सेंट्रल एशिया की जो 4 कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, तो जैसा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, और एक कौन सा है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 4। तुर्कमेनिस्तान नहीं है। और दूसरे बाद में और 4 हैं, जैसा फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ऐसे कुल 8 कंट्रीज इसके मतलब मेंबर्स हैं। ईरान और बेलारूस को यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखो ईरान और बेलारूस है, मतलब उनको मेंबरशिप दी गई है, पर अभी वो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अभी भी फुल टाइम मेंबरशिप इनको नहीं मिली। ठीक है, ये अभी 2-3 साल प्रोसेस चलेंगे। ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ भी है, देखो इसके मेंबर्स वगैरह कौन से हैं, क्या है, तो ये चीजें यहाँ पर थी। इसके बाद जस्ट 1 मिनट। ओके, ये हो गया। देन शंघाई कोऑपरेशन के बाद आगे चलते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ओके, ये क्या है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये रशिया का इनिशिएटिव है। रशिया देखो एक कंट्री है बहुत बड़ा, ईस्ट टू वेस्ट, ये मतलब पूरा कहां से, ये एशिया से लेके तो जापान तक ये बढ़ता है। ओके, तो रशिया ने क्या किया है, अपने जो फार ईस्ट रीजन, इसका जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, इसको डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए। ओके, तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, चाइना भी इसमें मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना का है। ओके, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे जो मैप दिया है ना, तो मैप में के कुछ आइलैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया है, सखालिन आइलैंड। ओके, दूसरा है कुरिल आइलैंड, और तीसरा है ये कामचटका पेनिनसुला। ये 3 यहाँ पर मतलब लैंड है। तो देखो इनके लिए झगड़ा चल रहा है, कुरिल आइलैंड, सखालिन आइलैंड। ओके, इनके लिए रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। दोनों भी कंट्रीज के ऊपर क्लेम करते हैं। और एक कामचटका पेनिनसुला भी इंपॉर्टेंट है, बस वो कहाँ पे है, कौन से कंट्री में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये साइबेरिया वगैरह ये रीजन आता है यहाँ पर। और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, ऑयल वगैरह भी मिलता है। ठीक है, ये याद रखो। और ये जो व्लादिवोस्टोक यहाँ पे नीचे सर्कल में दिया हुआ है, ये भी याद रखो। रशिया की जो रशिया में लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड है, वो रन होती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ओके, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड उसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट आर्टिकल 2.5, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडो पैसिफिक। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस ये याद रखो, क्वाड कंट्रीज साइंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट। ओके, ये कुछ डिजास्टर रिलीफ के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए क्वाड कंट्रीज। क्वाड मतलब अपना इंडिया, देन जापान, यूएसए, और एक कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज को क्वाड कहते हैं। अब एक न्यू क्वाड भी इमर्ज हो रहा है, न्यू क्वाड, या फिर इसको मिडल ईस्ट का क्वाड भी कहते हैं। न्यू क्वाड के जो कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएई, इजराइल, इसको न्यू क्वाड कहते हैं। ओके, ये भी याद रखो। इसके बाद देखो, डिजास्टर रिलीफ वगैरह, तो ये सारी चीजें स्टैटिक का पार्ट है, हमको पता भी रहता है। इसमें एक फ्रेमवर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कोई इसका नाम बता सकता है मुझको, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क है, उसका नाम क्या है, एनीबडी?
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको याद रखना, सेंदाई फ्रेमवर्क। ओके, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आया था 2015 में। ओके, इसको याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद एक एसडीजी भी है, डिजास्टर रिजिलियंस से लेकर। ओके, वो भी देख लो अब उसका नंबर कितना है एसडीजी का। देन आगे मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ खास है नहीं। मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जहां के जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके मेंबर्स कंट्रीज रहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज मिलके उसको बनाते हैं, जैसा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ओके, ये सारे आएंगे इसमें। देन आगे देखो, एक आर्टिकल है, डिमाइस ऑफ फॉर्मर सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, ये नाम आपने भी सुना होगा। ये 90s के पीरियड में रशिया के क्या थे, प्रीमियर थे। वो टाइम पे रशिया को यूएसएसआर कहते थे। 1985 टू 1991 ये पीरियड में वो रशिया के मिखाइल गोर्बाचोव वहां के मतलब सॉवरिन थे, वहां के प्रेसिडेंट टाइप में थे, समझो। ठीक है, ये काफी फेमस थे। इनका पीरियड मतलब फेमस भी रहा, कंट्रोवर्शियल भी रहा। इन्होंने कुछ अच्छे मेजर्स भी लिए थे, लाइक उसको कहते हैं ग्लास नॉट्स एंड पेरिस्ट्रॉइका। ग्लास नॉट्स मतलब ओपननेस और फ्रीडम। इन्होंने फ्रीडम थोड़ा सा अलाउ किया था, उससे पहले बहुत सारा सप्रेशन होता था ह्यूमन राइट्स का वगैरह। तो इन्होंने फ्रीडम लोगों को दिया ज्यादा लेवल पे। और दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, इसको पेरिस्ट्रॉइका कहते हैं। ओके, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी वगैरह किए। पर इसी के साथ इनके ही पीरियड में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूएसएसआर टूट के 15 कंट्रीज इमर्ज हो गए। ओके, यूएसएसआर खत्म हो गया, 15 कंट्रीज बने। इसी तरीके से देखो और भी कुछ चीजें हैं इसमें। इनके पीरियड में मतलब इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिली रशिया की लीज पर। ओके, इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री था जो मतलब सोवियत ब्लॉक में नहीं था, लेकिन फिर भी सोवियत ने मतलब यूएसएसआर ने दिया था ये अपना मतलब यूज करने के लिए सब क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर सबमरीन। और इंडिया ने एक प्राइज भी दिया है मिखाइल गोर्बाचेव को, उसको कहते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट। ओके, 1988 में इनको दिया गया था मिखाइल गोर्बाचेव को। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड सेक्शन है हमारा इकोनॉमी। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? आई एम ऑडिबल? एक बार कंफर्म कीजिए क्लियर है। अगर आवाज आ रही है मेरी। हाँ ओके, क्लियर है, Yes. क्लियर है मुझे। ठीक है, ठीक। ओके, अब देखो थर्ड सेक्शन है हमारा, इट इज अबाउट इकोनॉमी 3.1 नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो अभी क्या हुआ, पीएम अनवील्ड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू प्रमोट सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री एंड इंप्रूव इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। तो देखो ये लॉजिस्टिक, इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिस्टिक में क्या होता है, मेनली रॉ मटेरियल आप जहां से प्रोक्योर कर रहे हो, तो उसको वहां से तो लेकर आपको कंज्यूमर तक ले जाना है। तो इतने जो भी प्रोसेसेस हैं इसमें, तो उसको मतलब गुड्स के मूवमेंट में, तो वो सारे प्रोसेसेस को कहेंगे लॉजिस्टिक प्रोसेस। इसमें मेनली जो रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन रहता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, हैंडलिंग। ओके, ये सारी चीजें इसमें आएंगी आपके लॉजिस्टिक में। इंडिया के इशू क्या है लॉजिस्टिक सेक्टर में, इंडिया के इश्यूज क्या है? तो एक चीज याद रखो, इंडिया में क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस वगैरह। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इट इज अबाउट 13 to 14% ऑफ जीडीपी। ये हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब गुड्स को कैरी करने में इतना कॉस्ट लगता है हमको। बाकी जो अगर अदर मेजर इकोनॉमीज की बात करते हैं, ओईसीडी कंट्रीज वगैरह, तो वहां पे 8 to 9% इतना कम रहता है। इससे इशू क्या होता है पता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर ज्यादा है तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को मतलब वो गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा रहेंगी। और इंडिया के जो आइटम रहेंगे फिर वो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। फिर ग्लोबल लेवल पे हमको उतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं मिलेगा। चाइना क्या करेगा हमसे कम, इसमें क्या करेगा वो सेम प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये इशू होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। इसी तरीके से देखो और दूसरे इश्यूज हैं हमारा, क्या है डिपेंडेंस जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओवर डिपेंडेंस ऑन रोड्स है अराउंड। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें
तो 64.5% ऑफ गुड्स जो है हमारे वो रोड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो जस्ट 25% रोड से जाते हैं, बाकी वो वाटरवेज का यूज करेंगे, रेलवे ट्रैक्स का यूज करेंगे। पर हमारे पास वाटरवेज और रेलवे ट्रैक दोनों का भी यूज कम है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड्स का ही सबसे ज्यादा होता है। पर रोड्स का नेटवर्क भी नहीं है, रोड्स हमारे खराब हैं, एक्सीडेंट होते हैं, डिलेज होते हैं, ट्रैफिक जाम होते हैं, ये सारे इश्यूज हैं। इसी तरीके से दूसरा और एक इशू क्या है, डिसइंटीग्रेटेड नेटवर्क है हमारे पास। मतलब ऐसा सीमलेस फ्लो नहीं होता, मतलब जिसका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहते हैं। मतलब ट्रेन, रोड्स, वाटरवेज ये ऐसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है, तो इसलिए भी दिक्कत होता है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई थी लॉजिस्टिक के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, कुछ खास है ही नहीं, जनरल चीजें हैं यहाँ पर बताई हुई। ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, कुछ बिल लाए हैं टेलीकम्युनिकेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज फॉरेक्स डायनामिक्स, अब इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा है वो देख लेना कि अभी क्या हुआ है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पर अगर आप मैप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। अभी रिसेंट में जब कोविड वगैरह चल रहा था ना, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हाईएस्ट चला गया था, अराउंड 600 बिलियन तक चला गया था। फिर अब कम कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है ये क्या रहता है, foreign exchange reserve, also known as forex reserve, are asset held on reserve by central bank in foreign currency. ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है रिजर्व बोल के, और वो फॉरेन करेंसी में रहता है, उसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अभी जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है ये काय में रहता है, तो एक तो रहता है फॉरेन करेंसी एसेट, जैसा डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, इसमें रहेगा। और या फिर गोल्ड में रहेगा, या फिर जो आईएमएफ के पास इंडिया के डिपॉजिट रहते हैं उसको हम एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, या फिर रिजर्व पोजीशन एट आईएमएफ, ये सारे इसके फॉरेक्स के कंपोनेंट हैं। तो सबसे ज्यादा जो शेयर है ये है फॉरेन करेंसी का, फिर 2 नंबर पे गोल्ड रिजर्व आता है, ये हमारे फॉरेक्स के पार्ट हैं। आपको याद होगा 1990s में हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। ठीक है, तो तब आपको पता है 1990s में हमारा फॉरेक्स कितना कम हुआ था, इट वाज अराउंड 1 बिलियन डॉलर, डॉलर 1 बिलियन, इतना कम हो गया था। ये फॉरेक्स जरूरी है क्योंकि आप जो इंपोर्ट वगैरह करते हो ये डॉलर्स में वगैरह करते हो, तो तब आपको डॉलर की जरूरत रहती है। अब देखो हमारा अभी फिलहाल 532.66 बिलियन है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, यहाँ पर कुछ बस टर्म्स आए हैं वो हमको पता रहना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इसको दूसरे वर्ड्स में कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। पावर का क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, उसको ही प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, और इससे क्या हुआ, पहले सेंटर और स्टेट दो ही थे, अब क्या हुआ पंचायत राज सिस्टम आ गया और उनको भी पावर दी गई। तो ये क्या है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, मतलब इसको और भी कहेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच। ओके, तो ये एक टर्म इंपॉर्टेंट थी। दूसरी इसी तरीके से और एक टर्म आई है यहाँ पर, ऑफ बजट बोरोइंग्स। ऑफ बजट बोरोइंग ये क्या रहता है, बजट बोरोइंग मतलब बजट में जो गवर्नमेंट ने बताया है, हमने यहाँ से लोन लिया, यहाँ से लोन लिया, उसको कहते हैं बजटरी बोरोइंग। और ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब क्या रहता है, द एंटिटीज डू द बोरोइंग एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स एज गारंटर। जैसा हमारे पीएसयूज हैं, जैसा सेल है, भेल है, गेल है, ये लोग क्या किए, लोन ले रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम ऑफ बजट बोरोइंग। तो इनडायरेक्टली तो पीएसयूज है, मतलब गवर्नमेंट ही लोन ले रहा है ना, लेकिन वो बजट में उसको मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए उसको ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखो, ऑफ बजट बोरोइंग। फिर एक और टर्म आई है कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी तो आपको पता रहेगा, असेट एक रहता है, एक लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कोई चीज है, या फिर मतलब किसी ने हमारे पैसे लिया और वो दे रहा ही नहीं है वापस, उसको कहेंगे हम लायबिलिटी। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब एक आदमी है, वो पैसा फ्यूचर में चांस है कि नहीं रिटर्न करेगा, मतलब रिटर्न कर भी सकता है पर चांस से नहीं भी कर सकता है, उसको कहेंगे हम कंटीजेंट लायबिलिटी। वो जो अमाउंट है उसको कहेंगे कंटीजेंट, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये चीजें थी यहाँ पर।
इसके बाद देखो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी के बारे में कुछ आया है यहाँ पर। लिक्विडिटी मतलब क्या, जो कैश बैंक अपने पास रखती है से ताकि मतलब टू मीट द नीड ऑफ शॉर्ट टर्म बिजनेस, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, जो कैश बैंक अपने पास रखती है। तो ये आरबीआई वगैरह के नॉर्म्स हैं कि इतना इतना लिक्विडिटी रखना ही चाहिए बैंक ने। ये किस लिए, क्योंकि नहीं तो बैंक क्या करेंगे, पूरा क्या पूरा पैसा क्या कर देंगे, वो लोन दे देंगे ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। पर अगर समझो कस्टमर कंज्यूमर्स को पैसा निकालना है बैंक से, तो वो फिर कहाँ से देंगे। ओके, अगर सारा पैसा ही लोन दे दिया तो। इसलिए गवर्नमेंट की ये मतलब क्राइटेरियाज भी रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अभी जो अगला आर्टिकल है, इट इज अबाउट टोकनाइजेशन। यार, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके ओके, हाँ, म्यूट कर दो प्लीज। हाँ, तो देखो, मैं आपको ये टोकनाइजेशन के बारे में बता रहा था। आरबीआई ने ये नई स्कीम लाई है, कार्ड टोकनाइजेशन इसको कहते हैं। हम जब ऑनलाइन परचेस वगैरह करते हैं तो आपको भी पता होगा, आप जब पेमेंट कर रहे थे एक ऑप्शन होता है कार्ड पेमेंट। तो उसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स देने रहते हैं जो कि सेंसिटिव रहते हैं। जैसा आपको अपने कार्ड का नंबर टाइप करना रहता, आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट, उसका सीवीवी, उसके ऊपर क्या नाम है, इसी तरीके से पिन भी लगता है। तो ये सारे डिटेल्स आपको देने रहते हैं, पर ये क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, रिस्की है। तो इसकी बजाय क्या होगा, कार्ड के बजाय आपको मतलब कार्ड आपके पास रहेगा, लेकिन आपको जब पेमेंट करे आपको बस एक टोकन, एक नंबर मिलेगा, उसको एंटर करना है और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये ऐसी गवर्नमेंट ने नई स्कीम लेकर आई है, और आरबीआई ने, तो उसको हम कहेंगे टोकनाइजेशन। वही चीज है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड इज मैंडेटरी, लेकिन आगे क्रॉस दिया है। क्रॉस का मतलब नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी। देन दूसरी बात देखो और क्या है कार्ड टोकनाइजेशन में। कस्टमर कैन रिक्वेस्ट ऑफ फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड फॉर एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस। ओके, जरूरी नहीं कि एक ही टोकन नंबर रहे, मल्टीपल टोकन नंबर्स रह सकते हैं, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग टोकन उसको इशू मिल सकते हैं, जैसे यूपीआई आईडी जैसा है समझो, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इट इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हमारा एचडीआई इंडेक्स रहता है उसके ऊपर है। द रिपोर्ट ऑफ 2021 was released with the theme Uncertain Times, Unsettled Lives, Shaping Our Future in Transforming World। ये इसका क्या था, हेडलाइन था। ये रिपोर्ट के हिसाब से देखो, इससे कुछ फाइंडिंग्स हैं, आगे हम देखेंगे। पर उससे पहले देखो, इसको रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। और इसको इनिशिएट किया गया 1990 में। दो साइंटिस्ट मतलब इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। एक थे इंडिया के, इंडिया के कौन थे भाई, कोई बताएगा, एचडीआई जिन्होंने बनाया था। दो लोग हैं। एक है, सबसे पहले आएंगे आपके अमर्त्य सेन। ओके, अमर्त्य सेन नाम याद रखो, ठीक है। एक है हमारे अमर्त्य सेन और दूसरे महबूब उल हक। ओके, दोनों ने मिलकर इसको बनाए थे। और इसमें तीन डायमेंशंस रहते हैं, एचडीआई में तीन डायमेंशन। वो तीन डायमेंशन कौन से हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन में क्या देखा जाता है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब किसके लिए, जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, ऐसे लोगों ने कितने साल पढ़ाई की, एवरेज। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है, जो बच्चे समझो चौथी पांचवी में है, या फिर जिनकी पढ़ाई अभी चालू होने वाली है, तो ऐसे बच्चे कितने साल तक इन एजुकेशन में रहेंगे, उसको कहेंगे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। हेल्थ में क्या देखा जाता है, हेल्थ में देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में याद रखो, इंडिया का करीब कुछ 67 वगैरह चल रहा है। कोविड के बाद हमारा कम हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और दूसरी बात, इंडिया ने कभी भी 70 ईयर्स को क्रॉस नहीं किया, ये चीज याद रखो। फिर थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चीज है, यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये देखा जाता है, जीएनआई पर कैपिटा। ये तीन चीजें। और इंडिया का रैंक कितना है ये याद रखना, इंडिया का रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। और इंडिया के जो नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे के सारे इंडिया से आगे हैं।
और 2 कंट्रीज पीछे रहते हैं और एज यूजुअल इंडिया के, एक पाकिस्तान रहेगा, एक अफगानिस्तान। ओके, तो ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखा। इसके बाद अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक स्कीम है एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए। हम हमेशा पढ़ते हैं ना मनरेगा, एमजी नरेगा, पर ये एमजी नरेगा रहती है रूरल एरियाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर रूरल एरियाज। अर्बन के लिए भी एक स्कीम है, पर ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, ऑल इंडिया लेवल पे ऐसी स्कीम नहीं है, पर राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है। और ये भी सेम, इसका पर्पज वही है जैसा एमजी नरेगा 100 डेज क्या करती है, वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल अनस्किल्ड वर्कर। मनरेगा किसके लिए, रूरल के लिए। और कौन सा वर्कर रहना चाहिए, अनस्किल्ड, स्किल वाले को नहीं, अनस्किल्ड को। ठीक है, उसी तरीके से सेम ये क्या रहेंगी, 100 डेज ऑफ द वर्क टू पुअर एंड नीडी फैमिलीज। हाँ, ऐसा स्किल का वगैरह कुछ नहीं, पुअर एंड नीडी फैमिलीज को 100 डेज वर्क देगा। और इससे पहले दूसरे स्टेट ने भी इसको लाए, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, केरला, झारखंड, झारखंड, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट नहीं, सबके नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर देखो और एक टर्म आई है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, LFPR क्या रहता है, तो देखो यहाँ पर एक चीज बस ये फैक्ट याद मत रखो, LFPR कितना है, 38.9% इन अर्बन एरियाज और कंपेयर टू इन रूरल एरियाज। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट याद रखो रूरल में ज्यादा है। ओके, ये एक चीज हो गई। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, पर याद रखो रूरल में, क्योंकि रूरल एरियाज में काम भी ज्यादा रहता है ना। काम मतलब क्या रहता है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में रहते हैं और एग्रीकल्चर में सबको काम मिल जाता है। ओके, अब हमको ये कुछ टर्म्स देखना है। इसका मैं चार्ट भी यहाँ पे दिया हूं, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। ओके, जैसे सबसे पहले एक टर्म आती है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स। ओके, जिनको जॉब चाहिए उनको हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स। जो लोग जॉब जिनको चाहिए। दूसरा रहता है वर्क फोर्स, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब, जिनको जॉब मिला उनको हम क्या बोलेंगे, वर्क फोर्स। तीसरी टर्म आती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो रहता है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। चौथी टर्म आएंगी वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो इसमें क्या रहेगा, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसके बाद पांचवी टर्म आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यूआर इसको लिख रहा हूं मैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसको कैसा आप निकालोगे, अनएम्प्लॉयड पीपल, इसका फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयड पीपल। तो अनएम्प्लॉयड पीपल कैसा निकालोगे, तो आपको आपका वर्कफोर्स कितना है, WF वर्कफोर्स है माइनस लेबर, सॉरी उल्टा हो गया, लेबर फोर्स जित टोटल लोग जो जॉब ढूंढ रहे थे माइनस वर्कफोर्स जिन लोगों को जॉब मिला। तो ये दोनों का कर माइनस कर दिए तो आपको अनएम्प्लॉयड लोग मिलेंगे। और इसको डिवाइड कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल रहा हूं मैं, तो इसमें डिनोमिनेटर में रहेगा आपका लेबर फोर्स। ओके, तो इसका जो रेशियो रहता है इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। और एक छठी टर्म रहती है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड। ये सारे बाजू के चार्ट में फुल फॉर्म वगैरह सब दिए हैं, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पीपल तो सेम वही लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन लेते हैं। इसको कहेंगे प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, पॉपुलेशन या प्रोपोर्शन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, और इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके,
ये टर्म्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। देखो ये पूरा वही दिया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेटो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड। ओके, इसको एक दो बार अगर आप पढ़ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ मेरी आवाज ठीक तो आ रही है ना सभी को? एम ऑडिबल, विजिबल? कंफर्म कीजिए एक बार। अगर आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एम ऑडिबल? ओके, आ रही है ना आवाज? ठीक है। अब इसके बाद देखो ये एमजी नरेगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। एमजी नरेगा की मिनिस्ट्री याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। और ये क्या करती है? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनस्किल्ड लेबरर्स को ये देती है। ओके, ये एमजी नरेगा स्कीम काफी फेमस है, मशहूर है। और इसमें देखो जो वेजेस जो फिक्स किए जाते हैं तो वो किस क्या बेसिस पे रहते हैं? तो उसमें देखो, इसके जो वेजेस रहते हैं मनरेगा में, ये आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चरल लेबरर, ये बेसिस पे दिए जाते हैं। और एक कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट ने, तो वो कमेटी कह रही है कि सीपीआई एएल के बजाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूलर ये ले लो, ये ताकि क्योंकि ये अच्छा रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के देखो मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो मेनली हम दो डिस्कस करते हैं, एक तो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा रहता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आरबीआई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह करता है इस सीपीआई को लेकर करता है। ठीक है, अब सीपीआई में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हम जो सीपीआई कहते हैं, ये सीपीआई कंबाइंड रहता है, सीपीआई कंबाइंड। और ये इसमें मतलब दोनों चीजों को मिलके बनाते हैं, एक सीपीआई अर्बन और एक रहता है सीपीआई रूरल। रूरल एरिया में कितनी महंगाई है, अर्बन एरिया में कितनी महंगाई है, दोनों को मिलके। और ये जो बनाता है वो आपका एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये बनाता है। इसी तरीके से सीपीआई के और भी टाइप्स हैं। जैसा एक रहता है सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऐसे ही सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबरर्स रहता है। तो ये सब कौन बनाता है? लेबर ब्यूरो। ओके, और जो अभी जो वेजेस दिए जा रहे थे मनरेगा में, सीपीआई एग्रीकल्चर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ओके, और कमेटी ने रिकमेंड किया सीपीआई रूरल इसको लागू किया जाए। तो ये देख लो, अभी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में इनके जो इनपे क्या क्या चीजें देखी जाती है, सारी कमोडिटीज नहीं, उसको कहते हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फिर हो रिटेल गुड्स वगैरह, वो कंज्यूमर गुड्स, हर एक का वेटेज रहता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इसका बेस ईयर कौन क्या है, और कौन पब्लिश करता है? सीपीआई डब्ल्यूपीआई। इसी तरीके से और एक इंडेक्स रहता है हमारा आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये तीन इंडेक्स के बारे में तो भी आप लोग पढ़ लेना। ओके, इस पर काफी बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने चीजें डिस्कस कर ली मनरेगा के बारे में। अब यहाँ पे 3.11 ये किस बारे में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके बारे में। आईपीआर, तो आईपीआर में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ भी, जैसा पेटेंट्स वगैरह हम कहते हैं, कॉपीराइट रहता है, ट्रेडमार्क रहता है, जीआई टैग रहता है, ये सारे आते हैं हमारे आईपीआर प्रोटेक्शन में। और ग्लोबल लेवल पे जो रेगुलेट होता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके लिए जो ट्रीटी है इसको कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इट इज एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। ओके, तो ये डील करता है आईपीआर को। इसके बाद देखो, इसमें एक प्रोविजन है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। इसका मीनिंग हमको पता रहना चाहिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, सपोज मेरी कंपनी है XYZ फार्मास्यूटिकल्स,
और मेरी कंपनी मेडिसिन बनाती है। और मेरी कंपनी ने क्या किया देखो, सबसे पहले मेरी कंपनी ने मान लो कि कोविड की वैक्सीन बना दी, और कोविड की वैक्सीन बना दी है, और मतलब अभी सिर्फ मेरे कंपनी के पास ही वैक्सीन है। और मैंने क्या किया, उसका रेट फिक्स किया, एक एक डोज के लिए 1 लाख रुपीज मैंने फिक्स किया। ये सब मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, ऐसा 1 लाख रुपीज फिक्स कर दिया। अब ये सबको लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन रहता है ऐसे वक्त में। तो देखो, जब भी मतलब मेरी कंपनी है तो मुझको क्या करना रहता है, गवर्नमेंट के पास मैं तो पेटेंट के लिए अप्लाई करूंगा, तो वो टाइम पे मुझको उसको बनाया कैसा है मैंने, उसका जो क्लिनिकल ट्रायल का डाटा वगैरह वो सब मुझको शेयर करना रहता है। गवर्नमेंट की जो बॉडी रहती है, जो पेटेंटिंग की बॉडी रहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट के पास सब फार्मूला है कैसा बनाना, ट्रायल्स का डाटा भी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर महंगाई बहुत बढ़ गई, कंपनी बहुत महंगे से बेच रही, तो गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट क्या करती है, ये जो डाटा है कैसा बनाना है मेडिसिन को, वो शेयर करती है दूसरे फर्म्स के साथ। और वो ऐसे फर्म्स रहते हैं जो मतलब कम प्राइस पे बनाने के लिए रेडी रहते हैं। वो बनाएंगे, सपोज 1,000 रुपए में वो एक वैक्सीन तुमको बनाकर दे देंगे। और उसके कंपनसेशन में क्या करती है गवर्नमेंट, वो जो ओरिजिनल कंपनी है उसको कुछ रॉयल्टी देती है। ओके, तो ये जो प्रोविजन है कि मतलब इनको डाटा शेयर करना है, कभी पेटेंट के लिए पहले डाटा पूरा शेयर करना है गवर्नमेंट को, उसको कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। ओके, ये चीज याद रखो, ठीक है। इसके बाद देखो, इंडिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर करता है वो बहुत ही कम है, लगभग 0.7% ऑफ जीडीपी। बाकी कंट्रीज देखा जाए तो चाइना 2.1%, ब्राजील 1.3, रशिया 1.1। ओके, ये इंडिया से भी ज्यादा करते हैं। इसके बाद ये पेटेंट के लिए इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जीआई टैग एक्ट 1999 है। और जो प्लांट्स, वैरायटीज और फार्मर्स, इनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। ये अलग अलग एक्ट है, इनके बस ईयर वगैरह देख लो, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। इसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसकी रैंकिंग पब्लिश हो गई। ये इनोवेशन जो कंट्रीज कर रहे हैं उनकी रैंकिंग करता है। इंडिया का रैंक है 14th कंट्री आउट ऑफ 132, ठीक है। और ये पब्लिश करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो इसको कहते हैं। ये यूएन के जो 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनमें से एक है। 1967 में इसको बनाया गया। इसका पर्पज है टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी टू एंड टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका पर्पज है वीपो, याद रखो। यहां पर देखो एक और रिपोर्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हम पीएलएफएस कहते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्या करता है देखो, ये डाटा पब्लिश करता है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। और कौन पब्लिश करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अब कंफ्यूज होगा, वो देंगे ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और हम उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को मार्क करके आएंगे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करता है, पर उसका जो रिपोर्ट है उसका नाम अलग है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ऐसा कुछ तो भी उसका नाम है, ठीक है। अब ये जो पीएलएफएस सर्वे है ये क्या करता है देखो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देता है। तो इसमें देखो, ये जो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करता है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये देता है करंट वीकली स्टेटस में भी देता है और यूजुअल स्टेटस में भी देता है, ठीक है। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और अर्बन एरियाज भी कवर करता है और रूरल एरियाज भी करता है, दोनों भी करता है। ओके, तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के 4 तरीके हैं, 4 टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट गिनने के। एक तो रहता है यूजुअल, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। इसमें क्या करते हैं, अगर पिछले साल, ओके, पिछले साल अगर आपको
मोस्ट ऑफ द पीरियड के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड के लिए अगर आपके पास जॉब था, आपके पास काम था, तो आपको एम्प्लॉयड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे रेफरेंस पीरियड 1 साल का रहता है। 1 साल में मेजॉरिटी ऑफ पीरियड के लिए आपको अगर काम मिला, अगर 1 साल में मेजॉरिटी पीरियड मतलब 1 साल का आधा रहता है 6 महीना, 6 महीना मतलब 180 डेज, 180 डेज। तो 181 डेज से अगर ज्यादा आपको अगर काम मिल रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, आपको एम्प्लॉयड कहा जाएगा। अगर आप उससे कम अगर दिन के लिए काम किए तो आपको अनएम्प्लॉयड कंसिडर कंसिडर किया जाता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में। दूसरा रहता है यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस। इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी रेफरेंस पीरियड 1 साल का लिया जाता है। अभी जैसा अभी सर्वे चल रहा है, तो ये सर्वे से 1 साल के पहले तक के पीरियड में आपकी एक्टिविटीज देखी जाती है। अगर आपको वो 1 साल के पीरियड में अगर मोर देन 30 डेज अगर आप एम्प्लॉयड थे, आप काम किए, तो आपको क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयड माना जाएगा। इसको कहते हैं यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है। फिर तीसरा आता है करंट वीकली स्टेटस। इसमें रेफरेंस पीरियड आपका है 1 वीक का। इसमें क्या करते हैं, अभी सर्वे कर रहे हैं ना, तो इससे पहले का जो वीक था उसमें आपका स्टेटस क्या था वो देखा जाता है। अगर आपको मतलब एक हफ्ते में जो लास्ट हफ्ता था उसमें मोर देन 1 आवर का भी अगर काम मिल रहा है, 1 घंटे से भी अगर ज्यादा आपने काम किया है पिछले हफ्ते, तो आपको एम्प्लॉयड कहा जाता है। अगर 1 घंटा भी काम नहीं किए तो आपको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। और चौथा रहता है करंट डेली स्टेटस। इसमें देखो, रेफरेंस पीरियड 1 हफ्ते का ही है, लेकिन एक्टिविटीज जो है वो हर दिन की देखी जाती है। हर दिन की एक्टिविटी देखी जाएंगी और उसमें क्राइटेरिया रहता है, इतने घंटे से ज्यादा अगर आप काम करते हो, शायद वो 4 घंटा है, तो आपको अनएम्प्लॉयड। 4 घंटे से कम करते हो, 2 घंटे से 4, तो आपको हाफ एम्प्लॉयड। 2 घंटे से भी कम है तो अनएम्प्लॉयड। ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन हर दिन की एक्टिविटी देखी जाती है, कितने घंटे आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको एम्प्लॉयड का स्टेटस मिलेगा, या हाफ एम्प्लॉयड, या फिर अनएम्प्लॉयड, ऐसा। तो देखो, इसमें मतलब डेली रेफरेंस पीरियड 1 वीक का ही है, लेकिन हर दिन का एक्टिविटी देखी जाती है। सबसे जो एक्यूरेट रहता है ये रहता है करंट डेली स्टेटस। ओके, मोस्ट एक्यूरेट। और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो यूज कर रहा है, वो हमारे ऊपर के 3 मेथड्स यूज करता है। ठीक है। चौथा डाटा वो नहीं देता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, फोर्थ वाला प्रोसेस। ठीक है। और उतने बड़े नेशनल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना वो और भी दिक्कत देगा। ठीक है। इसके बाद देखो, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है और इसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाम याद रखो, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दैनिक धर्मशाला डिक्लेरेशन भी आया है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, जहां पर दलाई लामा रहते हैं। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म, और इन्होंने इसमें ये कॉन्फ्रेंस में इसको लॉन्च किया गया। इट सेट्स आउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल फॉर द कंट्री इन टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये धर्मशाला डिक्लेरेशन है। एक अलायंस यहाँ पर दिया गया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस, APOA। तो इसमें देखो 5 कंट्रीज हैं। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। जो 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने इसको बनाया है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये 5 कंट्रीज इसमें हैं, ऑयल इंपोर्ट जो करते हैं, इन्होंने इसको बनाया है। इसके बाद देखो, INS विक्रांत, ये भी न्यूज में था। वो सितंबर महीने में इसको मतलब लॉन्च किया गया, इसको कमीशन किया गया। ठीक है। इट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट इसको कैरी करेगा, एयरक्राफ्ट ये कैरी करेगा, और ये इंडिजेनस है, इंडिया ने इसको बनाया। इसकी फोटो भी दी है, देखो यहाँ पर, ये बहुत बड़ा है, 262 मीटर इसकी लेंथ है, विड्थ 62 मीटर है, वेट कैपेसिटी 40,000 टन है। ओके, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखो,
इसकी कैपेसिटी क्या है, 30 एयरक्राफ्ट ये कैरी कर सकता है, 30 एयरक्राफ्ट। ओके, जो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो इंडिया से काफी बड़ा है, लगभग डबल है। उसकी कैपेसिटी है 85,000 टन। उसका नाम है फुजी आन। ओके, देन यहाँ पर और एक टर्म है हाइब्रिड मिलिटेंट्स। ये जेके के कंटेक्स्ट में वगैरह न्यूज में आता है। हाइब्रिड मिलिटेंट्स ये किसको कहते हैं, देखो ये ऐसे मिलिटेंट्स रहते हैं, ये क्या करेंगे, एक कोई तो भी टेरर एक्टिविटी करते हैं, मतलब सपोज किसी का तो भी किलिंग करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, और फौरन वापस आके क्या करेंगे, अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते रहेंगे। ठीक है, कुछ मतलब बस थोड़ी देर के लिए वो अपने टास्क टास्क पूरा कर लेते हैं, किसी को किल करना है क्या करना है, और फिर वापस आके अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स कहते हैं। एक और टर्म थी देखो, OGW, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ गया था। ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली टेरर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जो टेररिस्ट हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते, मतलब उनका रहने का अरेंजमेंट, उनका पैसों का अरेंजमेंट, या फिर उनका खानों का अरेंजमेंट, या फिर उनको हथियार सप्लाई करना, ये चीजें ये OGW करते हैं। दोनों टर्म की मीनिंग हमको पता रहना। यहाँ पर एक एक्सरसाइज न्यूज में, एक्सरसाइज सिनर्जी इसको कहते हैं। इसमें है क्या, रिसेंटली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 13, इसने क्या किया, सिनर्जी ये मतलब मीटिंग होस्ट की। और ये क्या था, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज थी। ठीक है, सिनर्जी 13 इससे रिलेटेड है था। अब देखो इन्वायरमेंट में कुछ ये तो कुछ खास है नहीं। पहला आर्टिकल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। पिछले साल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफी सारे हुए थे। ओके, तो उसमें से एक याद रखो, पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे। ठीक है, इंडस में, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो उसका मेन रीजन ये था कि वहां पे ओवर रेनफॉल हो गए, एक्स्ट्रा रेनफॉल हो गए। ठीक है, तो इसलिए नदियों को बाढ़ वगैरह आ गई। तो ये चीज थी। इसी तरह चाइना में भी हिनान प्रोविंस में फ्लडिंग हुई थी। यूरोप में मेगा ड्रॉट आया था। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो गई थी। इंडिया में हीट वेव्स आए थे। साइक्लोन्स भी आए, यास, तोकते। ओके, यूएसए में हरिकेन्स वगैरह आए थे। हरिकेन ईडा नाम का हरिकेन आया था। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स थे, बस इनके देख लेता, ऐसे ऊपर ऊपर से नाम देख लेने का, बाकी कुछ खास है नहीं। एयर पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने देखो एक स्कीम ऑलरेडी लॉन्च की थी, उसका टारगेट बढ़ा दिया। एक स्कीम थी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ओके, NCAP में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो स्कीम थी, इसमें टारगेट था जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5, तो इसको क्या करना था, इसका परसेंटेज कम करना है। ओके, तो कितना कम करना था, 20 to 30% रिडक्शन बाय 2024, इतना उसकी क्वांटिटी कम करनी थी। पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके टारगेट को बढ़ाया। अब इसका टारगेट रखा है 40% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन द सिटीज। और ये 40% कब तक अचीव करना है, 2026 तक। ओके, ये याद रखो, पहला टारगेट उसका 20 to 30% था, अब है 40%। अब ये देखो PM10 और 2.5, इसमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सा है। ओके, तो इसमें से ज्यादा हार्मफुल है 2.5। ये देखो 2.5 ये डायमीटर बताता है, 10 mm, 2.5 mm। तो 2.5 mm क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इजीली हमारे अंदर नाक के जरिए लंग्स में चला जा सकता है। ओके, और इससे मतलब रिस्पायरेटरी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। इंडिया देखो एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिया के अब हमारे इंडेक्सेस भी है। जैसा यहाँ पर एक दिया है, नेशनल एयर एंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें ये इंडेक्स देखे जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO, PM10, 2.5, ओजोन, लीड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकेल, इन सबको काउंट किया जाता है और उसके ऊपर से एयर के स्टैंडर्ड डिसाइड की जाती है। 12 पैरामीटर्स हैं टोटल, 12 पैरामीटर्स। इसमें देखो कोई भी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स रहता है उसमें आपको CO2 नहीं दिखेगा। CO2 क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि CO2 क्या है, ये तो गैस है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है बट इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इसलिए कोई भी जो रैंकिंग रहती है उसमें CO2 नहीं रहता है।
ओके, याद रखो CO2 कभी भी आपको नहीं दिखेगा, वो जानबूझ के ऑप्शन में देगा NaAQS PM10 2.5 और देगा CO2 भी काउंट करता है, तो ऐसा नहीं रहता, CO2 नहीं रहता इसमें। ओके, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ये क्या करेगा, एयर क्वालिटी वगैरह देखेगा और रैंकिंग वगैरह करेगा, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ही पार्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। चित्ता री इंट्रोडक्शन, ओके, चित्ता लाए गए इंडिया में अफ्रीका से, 5 फीमेल और 3 मेल नामीबिया से लाए गए हैं और इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया कूनो नेशनल पार्क, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ओके, और ये प्रोजेक्ट चित्ता के अंडर में इसको लाया गया। अब इसमें देखो कूनो नेशनल पार्क, चलो ठीक है, चित्ता वगैरह, यहाँ पर हमारे लिए IUCN स्टेटस वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पेशीज है ना, उनके IUCN स्टेटस मैंने यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। तो IUCN स्टेटस, ये इसको आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो स्पेशीज हैं, ओके, इसको एक दो बार पढ़ लिए तो ये चीजें भी हमको ध्यान में रहेंगी, ठीक है। आज हम यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे IUCN स्टेटस से, मतलब ये वाले चित्ता री इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट वगैरह है आज के सेशन में तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनी डाउट? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। सर ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं क्या, मतलब ऐसा हर मंथली के एक एक पेज पे ले गया था। इसके देखो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक एक पेज पे वगैरह। और इसका तुम इसका इंडेक्स पेज चेक करना, हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए इसके शॉर्ट नोट। ओके, इंडेक्स पेज पर आर्टिकल के सामने 2 वर्ड में ही उसका क्या है, मतलब उसके वो टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर भी। इससे क्या होता है पता है, रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। और मतलब आप एक दो बार ये मंथली मैगजीन हाईलाइट पॉइंट देख लिए, बाद में बस इतना इंडेक्स पेज भी कर लिए ना, इतना काफी हो जाता। ये देखो इंडेक्स पेज, और उसके सामने वो आर्टिकल के सामने ही उसकी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा प्रिजन रिफॉर्म में इंपॉर्टेंट क्या है, वो अमितवा रॉय कमेटी, CSR में 2% ऑफ प्रॉफिट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्टिकल 145 वगैरह। तो ऐसे वो टॉपिक और उसकी मेन थीम, इतना भी हमने लिख लिए नोट्स में तो काफी है। ओके, तो ये डायरेक्ट नोट आप ये रिफर कर सकते हैं, या अगर आपको बनाना है तो आप बिल्कुल वो बना भी सकते हैं, ठीक है। और कोई बात किसी को? ओके, तो कल हम हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे, जो आधा पार्ट जो बचा है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।